देखा होगा, आप तो भली भांति पूरा गवा रहे हो इस बात के, किस तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया और उस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किस तरह से हमारे परिवार को, आदरणीय नफे सिंह जी को बदनाम करने की एक कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और मैं इन लोगों पे सीधा आरोप लगा रहा हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, कि जगदीश नंबरदार ने कोई सुसाइड नहीं किया। जगदीश नंबरदार की एक राजनीतिक हत्या की गई है। राजनीतिक हत्या क्यों कह रहा हूं मैं? राजनीतिक हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उन्होंने अपनी एक ऑडियो क्लिप वायरल की, 26 दिसंबर की बात है ये, और 26 दिसंबर के बाद जब उनकी वायरल हो गई तो मैं खुद स्थानीय एसएचओ जी के पास गया था। मैं सोनू को भी वहीं बुलाया मैंने, और हम एसएचओ साहब से मिलके आए। मैं मगर सर, ये एक ऑडियो वायरल हो रखी है, कोई जगदीश नंबरदार की बता रहे हैं, उसकी आवाज है नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर ये उसकी आवाज है तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कृपया करके इसकी जांच की जाए। किसने वो वीडियो ऑडियो बनाई है, किन किन लोगों ने वो वायरल की है, किन किन के मोबाइल प्रयोग हुए हैं, और किन किन की लोकेशन उसके आसपास की रही है। तो ये सारी चीजें केवल बातों में नहीं रही, हमने बकायदा लिखित में कंप्लेंट की। उसकी कंप्लेंट की गई 26 की वायरल होने के तुरंत बाद। उसके बाद 11 तारीख को सुसाइड अटेम्प्ट किया, जैसा मेरे को सुनने में आ रहा है। 26 और 11 के बीच में 16 दिन का फर्क था। 16 दिन में ना तो उस वायरल ऑडियो पे कोई कार्रवाई हुई, 16 दिन में ना जो हमने कंप्लेंट दी उस पे कोई कार्रवाई हुई। मतलब क्या आता है? ऑडियो में एक बंदा कह रहा है, आदरणीय सीएम साहब बचा लो, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब बचा लो। ना उस टाइम एसआईटी का गठन हुआ, ना हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का प्रशासन ने कोई काम किया, क्योंकि उन लोगों ने, जहां तक मेरे नॉलेज में है, उन्होंने जांच की और जांच में कुछ नहीं मिला। वरना अगर प्रशासन चाहता, ये एसआईटी पहले भी बनाई जा सकती थी, जो उनकी डेथ के बाद बनाई गई। 15 दिन तक किस लिए इंतजार किया गया? क्योंकि उसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाए। और नाम बदनाम किसका होगा? नफे सिंह का। बहादुरगढ़ के मैं खुला आरोप लगा रहा हूं उन लोगों के ऊपर। पिछले 1 महीने में जो इन नंबरदार जी के संपर्क में था, पिछले 1 महीने में, उनमें से ही उनके हत्यारे छुपे हुए हैं। और ये केवल एक सुसाइड अटेम्प्ट नहीं था, ये एक राजनीतिक हत्या थी। और राजनीतिक हत्या की दिशा में पुलिस को अब कदम उठाने चाहिए। मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि जांच डबल एंगल में करनी है, क्योंकि दोषी जो भी हो उसको सजा दिलवाने का प्रावधान हमारे कानून में और संविधान में है, लेकिन कोई निर्दोष ना फंसे, उसका भी राइट हमारे कानून ने हमें दिया है। हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, हम निवेदन करेंगे कि इसकी जांच हो और सीबीआई जांच हो। क्योंकि अगर पुलिस ने कार्रवाई करनी होती तो पुलिस तो कार्रवाई उसी दिन कर लेती जिस दिन हम कंप्लेंट देके आए। पुलिस ने ना तो उस टाइम कार्रवाई की, जबकि इंतजार किया गया कब उसकी डेथ हो, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर दर्ज पहले भी की जा सकती थी, लेकिन जानबूझ के एफआईआर दर्ज नहीं की। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि नंबरदार जी की परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। वो जितना उनको दुख है हमें भी दुख है, लेकिन उन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को एक एक को सामने लाने की जरूरत है। और इस मामले में न केवल पुलिस बल्कि पूरी सरकार और मुख्यमंत्री महोदय और होम मिनिस्टर साहब इस बारे में विशेष तौर पर इस मामले को सीबीआई को सौंपे, क्योंकि मामला अति संवेदनशील है। एक आदमी की राजनीतिक हत्या की जाती है और उसको दिखाया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। मैं कहता हूं 15 दिन तक कहां थे प्रशासन? 15 दिन तक वो राजनीतिक जो इसकी आज के दिन छाती पीट के उसके परिवार की मदद करने की गुहार कर रहे हैं, कहां थे वो लोग?
क्यों 15 दिन तक उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया गया? क्यों उसकी काउंसलिंग नहीं कराई गई? इसके जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने इसमें छोटे से लेकर बड़ी भागीदारी निभाई। और ये सारी चीजें जब आगे आएंगी, जब नंबरदार जी की जो मोबाइल था उसकी लोकेशन ट्रेस होगी, उसकी सीडीआर निकलेंगी, उसकी कॉल डिटेल फ्रीज करवाई जाएंगी। ये सारा काम पुलिस प्रशासन का है। हम एक जिम्मेवार नागरिक के प्रति नाते हमने एसएचओ साहब को लिखित में रिपोर्ट करी। अब उस पर कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की, ये तो एसएचओ साहब बताएंगे। लेकिन हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई, और फिर भी अगर हमारे साथ जाति सरकार करेगी तो मजबूरी हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। और इस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया आज तक, और किसी गलत के साथ खड़े नहीं हुए आज तक। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक हत्या में शामिल एक एक लोगों को पकड़ना चाहिए। इस राजनीतिक हत्या में जो लोग शामिल हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे घर में आदरणीय नफे सिंह जी के अलावा जितेंद्र, भूपेंद्र, दीपक और मैं, 4 और हैं। अगर इस मामले में 1% भी अगर हमारा कसूर निकला, 1%, 0.1%, तो हम 5 को चौराहे पे खड़े होकर गोली मरवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके एक एक षड्यंत्र का हम जवाब देना जानते हैं। क्योंकि चोर जब चोरी करता है तो कोई क्लू जरूर कुछ ना कुछ छोड़ देता है। और इस राजनीतिक हत्या में जो जो लोग शामिल है वो आगे आएंगे। देर लगेगी लेकिन आएंगे। जो हमारे पास सबूत होंगे हम पुलिस प्रशासन को सहयोग करेंगे। हमारे पास जो जो डिटेल है वो हम उनसे साझा करेंगे। और इस राजनीतिक हत्या में जो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की हम विधायक जी ने भी डिमांड की थी, और हम भी आज डिमांड कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता साथियों के साथ डिमांड कर रहे हैं। जब हमारी गलती नहीं है तो निर्दोष को फंसाया क्यों जा रहा है? आखिर यही सरकार है? सरकार का यही काम होता है? सरकार को इत्तला कर दी जाती है, सरकार एसआईटी का गठन नहीं करती। सरकार को बता दिया जाता है कि आपका एक ऑडियो वायरल हो रखा है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, किसने ऑडियो बनाई, किसने वायरल की। उसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो गलती किसकी? सरासर उसकी मौत के लिए जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने उसके आसपास रहकर उसको मजबूर इतना किया कि उस बेचारे ने सुसाइड कमिट कर लिया। और ये सुसाइड इसलिए कमिट किया गया क्योंकि उसकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश कई महीनों से चल रही थी। मैं तो यही कहता हूं, ये पिछले 6 महीने की जितनी है उनकी कॉल डिटेल निकले और दूध का दूध पानी का पानी हो। हम किसी भी जांच से बिल्कुल पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, सीबीआई को केस देंगे, उनका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ जैसे पहले जाति हो रही है, अगर ऐसे ही जाति की जाएगी तो मजबूरी में हमें न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ेगी। और निर्दोष कोई फंसाया नहीं जाना चाहिए। ना सरकार को यह अधिकार है, ना किसी और को यह अधिकार है किसी का भी झूठा नाम लेके किसी को निर्दोष को फंसा दिया जाए। मेरा तो यही कहना है, सरासर जगदीश नंबरदार की एक राजनीतिक हत्या को अंजाम दिया गया, और इसमें जो जो लोग शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जा रही। देखिए, ये जो भी राजनीतिक हत्या जो मैंने कहा है आपको, वो इसलिए मैंने कहा है क्योंकि जब 26 तारीख को जगदीश नंबरदार की ऑडियो वायरल हुई और 26 तारीख से 11 तारीख को सुसाइड कमिट हुआ, 26 से 11 के बीच में 16 दिन का गैप आ गया। उस 16 दिन के दौरान उनके आसपास कौन रहा, उससे 1 महीने के दौरान उसके आसपास कौन रहा, और किन किन से उसने बात की है, उसके मोबाइल पे क्या क्या डिटेल रही, किस किस से उन्होंने बात की है, और किन किन से उनके संपर्क रहे हैं, ये तो या तो जांच का विषय है, पुलिस बताएगी। ये एक्चुअल में ये जो ऑडियो है वो जगदीश की ही थी, ये भी जांच का विषय है। बहुत से इसमें पहलू ऐसे हैं जिसको अभी तक ओपन नहीं किया गया है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिर्फ एक 16 दिन पुरानी ऑडियो को
उसकी डेथ के साथ जोड़कर एक राजनीतिक माहौल गरमा दिया गया बहादुरगढ़ में, एक परिवार को बदनाम करने का माहौल गरमा दिया गया। उनका मकसद है, देखिए हम जो राजनीतिक लोग हैं वो समझते हैं, कांग्रेस वाले तो शामिल इसलिए हैं क्योंकि उनकी जमीन रखी हुई है यहाँ पे बहादुरगढ़ में, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है उनके। और भाजपा वालों की मजबूरी ये है कि उनको आने वाला चुनाव दिखाई दे रहा है। अब राजनीतिक लोग तो ये समझते हैं कि वो हमें बदनाम क्यों करना चाहते हैं, लेकिन इस राजनीति के खेल में किसी एक आदमी की बलि कैसे ली जा सकती है? किसने अधिकार दे दिया ये कि उस आदमी की राजनीतिक हत्या कर दी जाएगी? मैं तो यही कहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जननायक जनता पार्टी का भी नाम आपने कंप्लेंट उनके मार्फत की जो हमने कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट में यही कहा गया था कि जिसने ऑडियो वायरल की, जिसने ऑडियो बनाई और जिसके आईपी एड्रेस उसमें ट्रेस होंगे, वो सारे लोग इस हत्या में शामिल हैं। और जब तक ये जांच नहीं होगी, जांच का विषय है, क्योंकि लंबा समय लगेगा इसमें जांच में, और हालात बड़े बुरे कर दिए इन लोगों ने। ये भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे और जगदीश नंबरदार परिवार के पिछले 18 साल में कोई तलखी नहीं रही। जब कांग्रेस थी तो वो कांग्रेस में थे, जब बीजेपी आई तो बीजेपी में रहे। सत्ता का जो वर्कर रहता है उसकी जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन में पकड़ होती है। पिछले 18 साल में उन्होंने कोई कंप्लेन हमारे खिलाफ नहीं की, उनके परिवार ने कोई कंप्लेन हमारे खिलाफ नहीं की, और अचानक से एकदम एक ऑडियो आता है और ऑडियो में बता दिया जाता है नफे सिंह से मेरे को जान का खतरा है। कितनी हद की बात है। वो ऑडियो किस बिना पे बनाया गया, किसने बनाया, कौन से मोबाइल ने बनाया, किसके साथ बैठ के दारू पी उसने बनाया, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन और उसके बाद तुरता फुर्ती में हमारे घर पे लगातार छापे मारे जा रहे हैं, हमारे ऑफिसों पे छापे मारे जा रहे हैं। वो ठीक है, पुलिस प्रशासन का काम है, वो काम करे, हम सहयोग करेंगे। अभी भी कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, लेकिन अगर नाजायज फंसाने की हमारी कोशिश की जाएगी तो हमें मजबूरन न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस दिया हो या बुलाया गया? नहीं, अभी तक तो सिर्फ छापे ही लग रहे हैं, हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला है कि जिसमें जांच में शामिल होने के लिए हमें कहा जाए। जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिसका नाम आया है, वो क्या मामला है? दर्ज करवाया गया था या जगदीश नंबरदार? देखिए, जहां तक थोड़ा थोड़ा मेरे को ध्यान आ रहा है, जो उस मामले को लेके शायद एफआईआर नंबर 51 करके कुछ है, वो अखबार वालों के माध्यम से मुझे पता चला था कि एफआईआर जो हुई थी उस एफआईआर में भी नफे सिंह का नाम नहीं था। वो उनका और सोनू का कोई आपसी मामला था, लेकिन वो उन्होंने भाईचारे में आपस में बैठ के वो सेटलमेंट हो, जैसा विधायक जी ने कल बताया था आपको, उस बारे में मैं तो क्या ज्यादा प्रकाश डालूं। काम होता है, अगर कोई वाद विवाद हो जाए, कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं, जो बड़े बड़े फैसले माननीय न्यायालय में नहीं हो पाते, वो आपस में भाईचारे में वाद विवाद खत्म हो जाता है। और हमारे गांव की संस्कृति तो रही भी ऐसी है, गांव ने जो फैसला कर दिया वो सर्वमान्य होता हमारे लिए। हमारा भी ऐसे एक केस हुआ था, गांव ने जो फैसला किया हमने मान लिया। तो ऐसे मामले सामाजिक आदमियों के साथ होते रहते हैं।